हाँ भाई। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे थे व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व हमारे बिल्कुल अंतिम कगार पर खड़ा है कि आज की क्लास में हम व्यक्तित्व को पूरा कर देंगे। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो व्यक्तित्व का इतना बड़ा भाग बाकी है, तो सर आज की क्लास में ही इस व्यक्तित्व को कंप्लीट कैसे करवाएंगे। तो यही तो जादू होने वाला है आज की क्लास में, यही तो आज की क्लास के अंतर्गत बहुत कुछ खास होने वाला है दोस्तों, है ना। चलिएगा, हम सब लोगों को पता है कि कल तक अपन ने व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व के प्रकार लगभग लगभग कंप्लीट कर लिए थे, सारी चीजें उसके अंदर पढ़ ली। शेल्डन, क्रेस्मर, हिपोक्रेट, स्प्रिंगर, होल्डर, है ना, फ्रीडमैन, रोजनविंग, अडानो, है ना, कैटल का सिद्धांत, आलपोर्ट का सिद्धांत, आइजेंग का सिद्धांत, कोस्टा मेग्रे का सिद्धांत, सारे सिद्धांत अपन ने व्यक्तित्व के लगभग लगभग क्या कर लिए थे दोस्तों, कंप्लीट पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास में अपन क्या खास पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों व्यक्तित्व का मापन। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व का मापन। व्यक्तित्व का मापन, क्या पर्सनैलिटी को भी मापा जा सकता है या पर्सनैलिटी को भी जाना जा सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों मैं पहले ही क्लास के अंतर्गत ये बात क्लियर कर चुका था कि व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है, व्यक्तित्व को मापा जा सकता है ना, व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है ना, किसी भी व्यक्तित्व को जाना जा सकता है, किसी पर्सनैलिटी को समझा जा सकता है। इसके तरीके होते हैं, वो अलग अलग तरीके होते हैं कि किस किस प्रकार से मापा जा सकता है। तो दोस्तों तीन तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि इनको मापने के तरीके होते हैं। पहला तरीका जो सबसे पुराना माना जाता है वो माना जाता है आविष्कारिका द्वारा मापन करना। सबसे पुराना तरीका कौन सा माना जाता है, तो सबसे पुराना तरीका माना जाता है आविष्कारिका के द्वारा मापन करना, आविष्कारिका के द्वारा मापन करना। दूसरा तरीका आपके जाना जाता है दोस्तों प्रक्षेपी विधियों द्वारा मापन करना, प्रक्षेपी विधियों द्वारा मापन करना। और तीसरा आ जाता है आपके अप्रक्षेपी विधियों द्वारा मापन करना, अप्रक्षेपी विधियों द्वारा मापन करना। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं दोस्तों कि यहां पे मापन करने के या व्यक्तित्व को मापने के तीन तरीके हमारे पास मनोविज्ञान में होते हैं। भाई कितने तरीके होते हैं दोस्तों, तीन तरीके। सबसे पहला तरीका कौन सा होगा, तो सबसे पहला तरीका होगा आविष्कारिका के द्वारा मापन करना, कि किस तरीके से हम आविष्कारिका के द्वारा मापन कर सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा होगा, दूसरा तरीका होगा प्रक्षेपी विधियों के द्वारा मापन करना। और तीसरा तरीका होगा आपको अप्रक्षेपी विधियों द्वारा मापन करना। ध्यान रखिएगा, तीन प्रकार के मापन आपको देखने को मिलेंगे। वो है आपके पास आविष्कारिका के द्वारा मापन करना, प्रक्षेपी विधियों द्वारा मापन करना, या अप्रक्षेपी विधियों के द्वारा मापन करना। ये आपको तीन तरीके याद रखने हैं। अब हम समझेंगे कि पहले आविष्कारिकाएं क्या होती है। देखो, आविष्कारिका के अंतर्गत क्या होता है कि आविष्कारिका के अंतर्गत दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पे बालकों से क्या किए जाते हैं मेरे दोस्तों, प्रश्न किए जाते हैं, और उस प्रश्न के उत्तर बालक को हां या ना में देने होते हैं। यह सबसे पुराना तरीका है आविष्कारिका, सबसे पुराना तरीका आविष्कारिका माना जाता है कि कोई भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर आपको कैसे देने होते हैं। या तो आपको ये प्रश्न के उत्तर हाँ में देने होते हैं या फिर ना में। जैसे आपको प्रश्न, क्या आपको सोते वक्त रोज रात को सपने आते हैं, हाँ ना, है ना। क्या आपको समय पर नींद आती है, क्या आपको अनिद्रा की समस्याएं हैं, है ना। ये क्या आप सोचते सोचते स्थान को भूल जाते हो, क्या आप, है ना, कुछ काम करने के लिए जाते हो और भूल जाते हो कि मैं ये काम करने क्यों आया। इस प्रकार से इनके प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको उत्तर हाँ या ना में देने होते हैं। क्लियर। दूसरी होती है आपके प्रक्षेपी विधियां। इसका प्रक्षेपी विधियों का मतलब है कि इसका इनडायरेक्टली मापन किया जाता है, परोक्ष मापन कहलाता है, इनडायरेक्ट मापन। इनका जो मापन किया जाता है वो कैसे किया जाता है दोस्तों,
परोक्ष मापन किया जाता है। परोक्ष का मतलब बालकों को खुद को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है। हर कुछ चित्र देंगे, बताओ इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है ना। कोई भी एक चीज दे देंगे कि आप इस पे कोई पेंटिंग बनाओ, बालक पेंटिंग बना रहा है, अब उसको समझना है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, ऐसे बहुत सारे क्या हैं आपके तरीके हैं जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें परोक्ष मापन किया जाता है, इनडायरेक्टली बच्चों का मापन किया जाता है। अब आती है आपके अप्रक्षेपी विधियां। तो जितनी भी आप अप्रक्षेपी विधियां होती है इसमें आपके सीधा सीधा मापन किया जाता है ना। बालक के गुण के बारे में आपको पता होता है, सीधा सीधा बालक से पूछा जाता है। जैसे ऑब्जर्वेशन के द्वारा आपने बालक को जान लिया, साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से पूछ करके बालक के व्यक्तित्व के बारे में जान लिया, वो कहलाती है आपकी अप्रक्षेपी विधियां। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि बताओ व्यक्तित्व को मापने के कुल कितने तरीके बताए गए हैं। तो कुल हमें तरीके बताए गए हैं हमारे दोस्तों 3। पहला तरीका है आविष्कारी का, जिसमें हाँ या ना के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा तरीका है प्रक्षेपी विधियां, जिसमें परोक्ष रूप से या इनडायरेक्टली जो है बच्चों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तीसरा तरीका कौन सा हो जाएगा, आपके अप्रक्षेपी विधियां, जिसमें सीधा सीधा बालक का मापन किया जाता है। तो यहां तक एक बार आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिएगा, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं इस आविष्कारिकाओं को कि कौन कौन सी आविष्कारिकाएं जो मनोविज्ञान के अंतर्गत बनाई गई हैं या उनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाना अपन पढ़ेंगे आविष्कारिकाएं। व्यक्तित्व मापन की क्या पढ़ेंगे, आविष्कारिका। आविष्कारिका है ना। एक तो आपको ध्यान रखना है आविष्कारिकाओं के बारे में, यह व्यक्तित्व मापन का प्राचीन तरीका है। क्या है मेरे दोस्तों, व्यक्तित्व मापन का क्या माना जाता है, यह व्यक्तित्व मापन का प्राचीन तरीका माना जाता है। आपको यह ध्यान रखना है, माना जाता है, प्राचीन तरीका माना जाता है कि व्यक्तित्व मापन का जो सबसे पुराना तरीका है वो कौन सा कहलाएगा, आपके आविष्कारिका कहलाएगी। अब बात करते हैं कि ये आविष्कारिका के अंतर्गत क्या होता है। तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या पूछे जाएंगे दोस्तों, प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उन प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं, हाँ या ना में उत्तर देने हैं। हाँ या ना में क्या देने होते हैं, उत्तर देना होता है, उत्तर देना होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये आविष्कारिकाएं आई कहां से हैं या इन आविष्कारिकाओं का जन्म कहां से हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली आविष्कारिका का निर्माण, नोट डाल करके लिखना, सर्वप्रथम आविष्कारिका किसने बनाई थी, सर्वप्रथम आविष्कारिका का निर्माण, सर्वप्रथम आविष्कारिका, सर्वप्रथम आविष्कारिका का निर्माण, सबसे पहले जो आविष्कारिका बनाई थी मेरे दोस्तों, उस बनाने वाले महान व्यक्ति का नाम है वुडवर्थ। क्या नाम याद रखोगे मेरे दोस्तों, सबसे पहले जिसने आविष्कारिका बनाई थी उस व्यक्ति का नाम क्या होगा मेरे दोस्तों, तो उस व्यक्ति का नाम जाना जाता है वुडवर्थ। सबसे पहले आविष्कारिका किसने बनाई थी। अब ये वुडवर्थ ने ही आपके आविष्कारिका बनाई थी, तो इसका जो नाम रखा जाएगा वो भी किसके आधार पर रखा जाएगा मेरे दोस्तों, आपके इसी के आधार पर रखा जाएगा। इसको कहा जाता है पर्सनल डाटा इन्वेंटरी, है ना। ध्यान रखिएगा, इसका जो नाम था वो क्या था, आपके इस आविष्कारिका का जो नाम था वो क्या था, जिसको बनाया गया था उनका नाम था आपके पर्सनल डाटा इन्वेंटरी। क्या नाम याद रखोगे, पर्सनल डाटा इन्वेंटरी। अब देखो बनाई किसने थी, तो वुडवर्थ ने बनाई थी, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, इसके आगे हम लगा देंगे वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने जो आविष्कारिका बनाई थी उसका नाम क्या था मेरे दोस्तों, उस आविष्कारिका का नाम था पर्सनल डाटा इन्वेंटरी। वुडवर्थ पर्सनल डाटा इन्वेंटरी, इसका क्या रखा गया है मेरे दोस्तों, नाम रखा गया है। आपको यह ध्यान रखना है कि वुडवर्थ पर्सनल डाटा इन्वेंटरी के नाम से पहली आविष्कारिका का क्या किया गया था दोस्तों, निर्माण किया गया था। ये आपको यहां पे क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। और इसके अंदर वुडवर्थ ने कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों को क्या किया था, चयन किया था। और उस सिलेक्टेड प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों यहां पे ध्यान रखना, यहां पे प्रश्न या इनको एकांश कहा जाता है।
मैंने कहा ना इसमें हाँ या ना के उत्तर देने, उन प्रश्न को प्रश्न या फिर क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, एकांश कहा जाता है। और आपको पूछ ले कि बताओ वुडवर्थ की डाटा पर्सनल डाटा इन्वेंटरी जो है उसमें एकांश की संख्या कितनी है, उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आपको बतानी है उसमें प्रश्नों की संख्या 116। कितने प्रश्न थे मेरे दोस्तों, उसके अंतर्गत रखे गए थे आपके 116 प्रश्न। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि आविष्कारी का सबसे प्राचीन मापन है जिसमें प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देने होते हैं। ज्यादा आपको नहीं उलझना है इस आविष्कारिकाओं के अंतर्गत। तो आपको मैं जितना बता रहा हूं बस उतना आपको एक ध्यान रखना है कि हाँ ये होता है। क्लियर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहली आविष्कारिका किसने बनाई थी, वुडवर्थ ने बनाई थी। क्या नाम रखा, तो उसका नाम रखा गया था पर्सनल डाटा इन्वेंटरी, और वुडवर्थ ने बनाई थी तो इसका नाम हो गया पर्सनल डाटा इन्वेंटरी। अब इसके अंदर एकांश की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों, तो यहां आपको ध्यान रखना है इसके अंदर एकांश की संख्या मानी जाती है 116। कितनी मानी जाएगी दोस्तों, 116 यहां पे आपके इसकी एकांश की संख्या मानी जाएगी। ये हो गई आपके सबसे पहली जो है आपके क्या मानी जाएगी, एक तरीके से ये आपके आविष्कारिका मानी जाएगी, जो आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब सन 1 आपको याद नहीं रखना है कि उन्होंने 1918 में बनाई थी, हालांकि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सन में ज्यादा आपको उलझने की जरूरत नहीं है। अब अपन दूसरे नंबर पर बात करते कि हमारी दूसरी आविष्कारिका का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ये तो हो गई आपकी पहली आविष्कारिका, तो दूसरी आविष्कारिका का निर्माण किसने किया। पहली आविष्कारिका आपको यह ध्यान रखना है, उसके बाद में अपन बात करते कि दूसरी आविष्कारिका कौन सी आई थी। देखो दूसरी आविष्कारिका का नाम था मेरे दोस्तों MMPI। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसका नाम। दूसरी आविष्कारिका जो आई थी उसका नाम क्या रखा गया मेरे दोस्तों, उसका नाम रखा गया आपके MMPI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो देखिएगा M का मतलब होता है यहां पे माइनोसोटा, मल्टीफेजिंग पर्सनैलिटी को अपन केवल पर्सनल भी लिख सकते हैं। आई का मतलब इन्वेंट्री, या आई का मतलब आप टेस्ट भी कह सकते हो। इन्वेंट्री या टेस्ट एक ही शब्द होता है, इन्वेंट्री। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना इन्वेंट्री है ना, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। इन्वेंट्री की जगह पे आप टेस्ट शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। तो माइनोसोटा मल्टीफेजिक पर्सनल या पर्सनैलिटी, मल्टीफेजिंग पर्सनैलिटी, इसको मैं सही लिख देता हूं, माइनोसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी या पर्सनल इन्वेंट्री। ये इसकी क्या होती है मेरे दोस्तों, फुल फॉर्म होती है कि ये आपके जो MMPI है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो माइनोसोटा मल्टीफेजिक पर्सनल इन्वेंट्री या पर्सनैलिटी इन्वेंट्री भी आप इसको बोल सकते हो। दोनों चीजें यहाँ पे एक ही होता है ना। आप पर्सनैलिटी भी लिख दो तो ताकि आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब होना कम रहेगा, कि आपको पता रहेगा कि पर्सनैलिटी। इन्वेंट्री का मतलब होता है मेरे दोस्तों टेस्ट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसका जो निर्माण किया गया था, इसका निर्माण करने में दो लोगों की भूमिकाएं सबसे ज्यादा थी। एक का नाम था हाथवे और एक का नाम था मैक किनले। MMPI जो लेकर के आया था वो कौन लेकर के आया था दोस्तों, वो दो लोग लेकर के आए थे। एक का क्या नाम था, एक का नाम था हाथवे और एक का क्या नाम था दोस्तों, मैक किनले। एक का तो क्या नाम था दोस्तों, हाथवे, और एक दूसरे का क्या नाम था, दूसरे का नाम था आपके मैक किनले। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो बनाई थी दूसरी आविष्कारिका जो बनाई थी वो किसने बनाई थी, हाथवे और मैक किनले ने बनाई थी। और इसका नाम क्या था, MMPI, यानी कि पूरी फुल फॉर्म बोली जाए तो माइनोसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री का निर्माण हाथवे तथा उसके साथ मैक किनले थे, उनके द्वारा इसका क्या किया गया मेरे दोस्तों, निर्माण किया गया था 1940 के अंतर्गत। यह ध्यान रखना। इसमें आपके एकांश कितने रखे गए थे, एकांश या प्रश्नों की संख्या कितनी रखी गई थी, तो दोस्तों इसके अंदर एकांश की संख्या रखी गई थी 550। यानी कि यहां पे आपके पास में जो ये जो इन्वेंट्री टेस्ट है या ये पर्सनैलिटी जो टेस्ट है,
इसके अंतर्गत जो थी वो आपके एकांश की संख्या कितनी थी मेरे दोस्तों, यहां पे एकांश की संख्या हो गई थी आपके 550। भाई कितने याद रखोगे, 550। 116 वुडवर्थ में यहां पे कितनी हो जाएगी, 550। लेकिन यहां पे एक चीज और थी, यहां पे आपके पास उत्तर देने के विकल्प 3 थे, बाकी सब जगह पे विकल्प 2 थे। यहां पे उत्तर देने के विकल्प कितने थे, 2 थे। एक तो हां, दूसरा था आपके नहीं, और तीसरा था पता नहीं, है ना, या ज्ञात नहीं, कुछ भी कह सकते हो। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये आपके हाथवे और मेक किनले की जो आपके पर्सनैलिटी डाटा इन्वेंटरी है या पर्सनैलिटी टेस्ट जो बनाया गया है, इसके अंदर एकांश की संख्या 550 थी। और यह भी ध्यान रखना है आपको कि इसके अंदर विकल्प हमारे पास में 3 होते थे। हां में उत्तर दे सकते हो, ना में उत्तर दे सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि हमें पता नहीं या हमें ज्ञात नहीं, कुछ भी आप इसका उत्तर लिख सकते हो। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे विकल्प की संख्या कितनी थी, आपके 3 थी। तो ये आपके एमएमपीआई था। अब ये एमएमपीआई टेस्ट जो है वो यहां पे समाप्त नहीं हो जाता। ये एमएमपीआई टेस्ट थोड़ा सा क्या बढ़ता है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ता है, जिसके अंतर्गत 2-3 लोग आते हैं जो सबसे ज्यादा क्या माने जाते हैं दोस्तों, इसके अंदर खास माने जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम था बुचर, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति जो आता है उसका नाम क्या है, आपके बुचर। ये व्यक्ति कौन है, 2-3 नाम यहां पे आपको क्या रखने पड़ेंगे, इनके याद रखने पड़ेंगे जो आपके विशेष रूप से माने जाते हैं। एक तो आता है आपके बुचर, दूसरा आता है जिसका नाम है ग्राहम। ये नाम याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये एमएमपीआई जो हैं इसकी फुल फॉर्म वगैरह और इनको तो आपको हल्का सा क्या रखना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एक आता है जिसका नाम है दोस्तों डास्ट्रोम, डाहस्ट्रोम, और एक आता है जिसका नाम है टेलगेन। चौथा जो आएगा आपके यहां, चौथा व्यक्ति जो आता है उसका क्या नाम है मेरे दोस्तों, तो उसका नाम है आपके टेलगेन या टेलेगेन। इन चारों लोगों ने क्या किया कि आपके जो ये एमएमपीआई है इसका थोड़ा सा क्या किया, संशोधन किया। इसका क्या किया दोस्तों, संशोधन किया, और संशोधन करके इसका नाम क्या रखा, MMPI2। क्या नाम रखा दोस्तों, नाम फुल फॉर्म पूरी की पूरी वही है, आपको चेंज इसके अंदर नहीं करना है, माइनोसोटा मल्टीफेजिंग पर्सनालिटी इन्वेंटरी, लेकिन इसके आगे क्या लगा दिया गया है, केवल और केवल 2 लगा दिया गया। तो एमएमपीआई का संशोधन किसके द्वारा किया गया मेरे दोस्तों, तो आपको बताना है यह संशोधन जो किया गया है वो बुचर, डालस्ट्रॉम, ग्राहम, टेलगेन या केमर के द्वारा जो है, आप ये मान सकते हो कि ये 4-5 लोग थे जिनके द्वारा इसका क्या किया गया था दोस्तों, आपके संशोधन किया गया था। ये भी आपको MMPI2 के बारे में क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। क्लियर, तो MMPI2, इसमें एक नाम और लिख देता हूं मैं भले, केमर। ये नाम याद नहीं रहे कोई बात नहीं। अब इन्होंने क्या कर दिया, इस MMPI2 के अंतर्गत प्रश्न और एकांश की संख्या को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पहले वाले में कितने थे प्रश्न, 550। अब यहां पे इन्होंने प्रश्न और एकांश की संख्या कितनी कर दी, तो 550 से थोड़ी सी संख्या इन्होंने बढ़ा करके इसके अंतर्गत जो आपके संख्या की भूमिका रख दी थी वो कर दी थी मेरे दोस्तों आपके 567। यहां पे 550 थी और यहां पे कितनी कर दी गई आपके, तो ध्यान रखना यहां पे कर दी गई आपके 567। संख्या कितनी कर दी गई मेरे दोस्तों, 567, यानी कि एकांश बढ़ा लिए गए 50 सी जगह पर। अब अपने एकांश कितने हो गए यहां पे, अब यहां पे एकांश की संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई दोस्तों, 67। क्लियर, MMPI कौन लेकर के आया था, तो वहां पे मैकिन्ले और हाथवे का नाम ध्यान रखना है। इसका संशोधन किसने किया, बुचर, ग्राहम, डास्ट्रॉम, टेलगेन और केमर ने इसका क्या किया था, संशोधन किया था, और ये MMPI2 लेकर के आए। अब इनके नाम यदि आपको याद नहीं रहे कोई बात नहीं, आपको ये ध्यान रखना है MMPI कौन लेकर के आया, तो MMPI आपके लेकर के आने वाला जो व्यक्ति था उसका क्या नाम था, हाथवे, और उसके साथ में एक और व्यक्ति था उसका क्या नाम था, मैकिन्ले। ये दोनों आपके लेकर के आए थे। और MMPI की फुल फॉर्म जो है पहले आपको सबसे ज्यादा पता होनी चाहिए, आजकल इस टाइप के प्रश्न भी ज्यादा पूछते हैं, तो आपको ध्यान, माइनोसोटा मल्टीफेजिंग पर्सनालिटी इन्वेंटरी। अब 2 के अंदर 2 आ जाएगा। अब 2 के अंदर कुछ नहीं बढ़ा है, यहां पे एकांश पहले वाले में 550 है, तो दूसरे वाले में क्या कर दिए गए, आपके एकांश की संख्या कितनी रह गई दोस्तों, यहां पे एकांश की संख्या कर दी थी 567। ये आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब यहां पे देखिएगा, इसके अंतर्गत कुल 13 मापनियों का निर्माण किया गया।
जो आपके MMPI-2 हैं, इसके अंतर्गत व्यक्तित्व के मापन की टोटल मापनियां कितनी बताई थी दोस्तों? तो यहां पे टोटल मापनियां बनाई गई थी आपके 13। इस 13 में से 9 मापनियां तो ऐसी थी जो नैदानिक थी, जिसके आधार पर समस्याओं का पता लगाया जाता था, नैदानिक, है ना। और ध्यान रखना 3 मापनियां ऐसी थी जो आपके वैधता का पता लगाती थी, अर्थात गुणवत्ता का पता लगाती थी। तो ध्यान रखिएगा कि MMPI-2 के अंतर्गत टोटल कितनी मापनियां बताई गई थी? तो टोटल मापनियां बताई गई थी 13। 13 में से 10 मापनियां ऐसी हैं जो नैदानिक परीक्षण पर आधारित हैं, और 3 मापनियां ऐसी हैं जो किस पर आधारित हैं? आपके वैधता पर आधारित है। अब कुछ किताबों के अंतर्गत आपको यह लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो मापनियां बनाई गई थी, ये जो मापनियां बनाई गई थी वो आपके जो है मापनियां जो बनाई गई थी उसमें 10 मापनियां जो है वो किसके लिए बनाई गई थी? 10 मापनियां आपके इसके लिए बनाई गई थी, नैदानिक परीक्षण के लिए। लेकिन ध्यान रखना ऑथेंटिक किताबों के अनुसार 9 मापनियां नैदानिक थी और 3 मापनियां कौन सी थी? आपके वैधता पर आधारित थी। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, आपको गाइड के आधार पर नहीं चलना है दोस्तों, क्योंकि गाइड की कोई वैल्यूज नहीं होती है। गाइड के अंदर एक सुना सुनाया ज्ञान है, कॉपी पेस्ट वाला मैटर है। कभी आप उसके सहारे किसी प्रश्न का उत्तर गलत भी दे देते हो तो उसकी कोई वैल्यूज नहीं मानी जाएगी, उसकी कोई गुणवत्ता नहीं मानी जाएगी, या उसको नोट ही नहीं किया जाएगा। आप ऐसा समझ लो, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, आप उसके आधार पर रीट ही नहीं लगा सकते हो। उसके लिए आपको प्रमाणिक पुस्तकें होनी चाहिए, और अकॉर्डिंग आपके ऑथेंटिक पुस्तकों के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पे यही लाइन लिखी गई है कि MMPI-2 के अंतर्गत चाहे आपके बुचर हो, चाहे आपके केमर हो, चाहे आपके टेलगेन हो, चाहे आपके जो है जो आपके ग्राहम हो, चाहे उसके साथ में आपके डास्ट्रोम हो, इन सब ने मिलकर के 13 मापनियों का निर्माण किया, जिसमें से आपके 9 नैदानिक हैं और 3 जो है वो कौन सी बताई गई है? आपके बताई गई है वो कौन सी मापनी बताई गई है? आपकी वैधता के आधार पर बताई गई है। आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों। टोटल मापनियों का निर्माण कितना किया था इन्होंने, है ना, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन ये बात करते हैं दोस्तों, 3 जो है वो कौन सी मापनियां मानी जाती हैं आपके? तो 3 मापनियां मानी जाती है आपके वैधता के आधार पर मानी जाती है। आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, और आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये कहोगे कि सर यदि 3 मापनियां हैं तो 9, 10, 11 और 12, तो टोटल 13 मापनियां बनाई थी, तो आपके एक और मापनी कहां चली जाती है दोस्तों? तो एक मापनी ऐसी बनाई गई थी जिसमें सामान्य समस्याओं का या सामान्य व्यक्तित्व का पता लगा सकती है, जिसका जनरल प्रयोग किया जा सके, है ना। सामान्य प्रयोग के लिए इन्होंने क्या बनाई थी? आपके एक मापनी बनाई थी सामान्य प्रयोग के लिए। तो टोटल कितनी मापनियां हो गई आपके? तो ध्यान रखना, टोटल मापनियां हो गई आपके 13। ये आपके 13 मापनियों का निर्माण किसमें किया गया था? आपके MMPI-2 के अंतर्गत किया गया था। आपको यह ध्यान रखना है। MMPI-2 के अंतर्गत दोनों मापनियां अलग अलग थी। वयस्कों का मापन करने के लिए अलग मापनी का प्रयोग होता था और किशोरों का मापन करने के लिए अलग मापनियों का प्रयोग होता था। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसमें एक साथ सबको नहीं। यहां पे एक लाइन में लिख देता हूं नोट डाल करके, क्या लिखना है आपको ध्यान रखना है। MMPI-2 के अंतर्गत क्या ध्यान रखोगे? इसके अंतर्गत वयस्क तथा किशोरों का मापन अलग अलग मापनी से होता था। अलग अलग मापनी से होता था, यानी कि प्रौढ़ों का मापन अलग से होगा और किशोरों का क्या होगा? अलग से होगा। प्रौढ़ तो आप छोड़ो, किशोरों का जिससे मापन होता था उसको कहा जाता था आपके MMPI-A, और इसका जो होता था उसको कहा जाता था MMPI-B। तो ये आपको हल्का सा क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। ये आपके हो गई एक बार मेन आविष्कारिकाएं, जिसके बारे में हमें हल्का फुल्का क्या होना चाहिए था दोस्तों? पता होना चाहिए, या आपको पता भी होना चाहिए दोस्तों, है ना। ये ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करते दोस्तों, ये तो जब बनी थी तब बनी थी, लेकिन वर्तमान की यदि अपन बात करें तो यहां पे एक चीज आपको और पूछ लिया जाएगा कि ये जब बनाया गया था तब तो इसके अंदर 567 एकांश थे,
लेकिन वर्तमान में MMPI-2 का प्रयोग किया जाता है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के अंतर्गत व्यक्तित्व मापन के लिए। तो आपको यह पूछ ले कि वर्तमान में MMPI-2 के अंतर्गत प्रश्नों की संख्या कितनी या एकांश की संख्या कितनी है, तो जब बनाया गया था तब 567 थी। वर्तमान में केवल 74 एकांशों का प्रयोग किया जाता है, 74 प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी का प्रयोग नहीं किया जाता। यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भी नोट डाल के लिखना। क्या याद रखोगे आपको कि वर्तमान में आपको ध्यान रखना है MMPI-2 के अंतर्गत 74 एकांश हैं। भाई टोटल कितने एकांश माने जाएंगे, तो आप क्या बताओगे, इसके अंतर्गत टोटल एकांश की संख्या है वो कितनी मानी जाएगी, 74 मानी जाएगी। क्लियर, ये आपके MMPI-2 हुआ। दो पढ़ ली अपने आविष्कारी का। ये MMPI बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको इसमें बिल्कुल उलझाना ही नहीं चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल सीधी वो चीज बताई है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, बाकी इसके अंदर नहीं उलझना है। फुल फॉर्म पहले कौन लेकर के आया, कितना एकांश, संशोधन किसने किया, कितना एकांश, वर्तमान में कितने एकांश, खत्म। यहां से आगे MMPI-2 या MMPI का प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ये मैंने जो बोर्ड पे लाइन लिखा दी उसको लिख देना कि कन्हैया सर ने कहा है कि MMPI-2 से यदि प्रश्न आएगा तो इन लाइन से बाहर कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इसी के अंदर अंदर आपके MMPI का प्रश्न क्या हो जाएगा, आपके खत्म हो जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है। तो यहां तक आपको मेरे हिसाब से चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे एक खास बात और आती है दोस्तों। एक हमारे राजस्थान के जोधपुर में रहने वाले, राजस्थान की है, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट है, बड़े अच्छे विद्वान है और मेरी बड़ी इच्छा भी है उनसे एक बार मिलने की, प्रोफेसर मलिक है ना। इस प्रोफेसर मलिक ने क्या किया दोस्तों, इसी MMPI के आधार पर, राजस्थान के वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं, मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर मलिक जो राजस्थान जोधपुर के हैं, है ना, उनसे मिलने की मेरी भी तहे दिल से इच्छा है। उन्होंने राजस्थान के अंदर आपने जो अभी अपने पढ़ा ना MMPI की तर्ज पर, उन्होंने यहां पे एक व्यक्तित्व परीक्षण बनाया और उस व्यक्तित्व परीक्षण का जो इन्होंने नाम रखा था वो क्या रखा था दोस्तों, JMPI। ध्यान रखिएगा, नोट डाल करके मैं आपको एक लाइन लिखा रहा हूं। क्या लिखा रहा हूं, जोधपुर के प्रोफेसर मलिक ने MMPI की तर्ज पर व्यक्तित्व आविष्कारिका या व्यक्तित्व मापन, एक तरीके से आविष्कारिका या व्यक्तित्व मापन का क्या किया दोस्तों, निर्माण किया और उसका नाम क्या रखा, JMPI। अब आप कहोगे दोस्तों कि ये MPI तो सर समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पे इस J का अर्थ क्या है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना, यहां पे J का अर्थ जोधपुर है, ध्यान रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या याद रखोगे, जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट। इन्होंने अपना खुद का, या इन्वेंट्री और टेस्ट एक ही होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपना स्वयं का नाम न लगाकर इन्होंने अपने शहर का नाम जो है अपने व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत लगाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, प्रोफेसर मलिक के द्वारा किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और इनके साथ में थे आपके MM जोशी जिन्होंने इनका सहयोग किया था, ये भी लिख देते हैं, है ना। सहयोगकर्ता कौन था, जोशी, ये भी प्रोफेसर ही थे शायद, है ना। ये इनके क्या थे आपके, इन्होंने इनका क्या किया था दोस्तों, सहयोग किया था, आपको ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने जो क्या किया था, इस इन्वेंट्री का क्या किया मेरे दोस्तों, एक प्रकार से निर्माण किया। आपको ये चीज भी इसके साथ में क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। क्लियर, यहां तक तीन चीजें आपको समझ में आ गई। वुडवर्थ की डाटा इन्वेंट्री समझ में आ गई, हाथ में मैकिन्ले को अपन ने पढ़ लिया, है ना। बुचर की जो थी या उनके साथ में जो भी थे, जितने भी विद्वान थे, टेलगेन वगैरह, उन सबका जो था MMPI-2 अपन को समझ में आ गया। उनके साथ में नोट डाल करके अपन ने ये चीज भी लिख दी कि जोधपुर के अंतर्गत इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया। ये बात आपको एक बार यहां तक समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर, चलिएगा, इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे जाते हैं और हम आविष्कारिकाओं को यहां पे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं दोस्तों, सहयोगी। क्लियर, एक स्टेप और आगे जाते हैं, केवल एक स्टेप। देखिएगा, एक आपको यहां पे ध्यान रखना है, एक आविष्कारिका का निर्माण एक व्यक्ति ने और किया था,
तीसरा जो नाम आएगा आविष्कारिका। एक दो आविष्कारिकाएं अपन ने पढ़ ली, अब जो अपन अंतिम आविष्कारिका पढ़ने जा रहे हैं वो आपको याद रखनी है। अंतिम आविष्कारिका जिसका निर्माण किया था बेल ने, विद्वान था बेल, इसको कहा जाता है बेल की समायोजन आविष्कारिका। बेल की समायोजन आविष्कारिका। आविष्कारिका का इन्होंने क्या किया मेरे दोस्तों, निर्माण किया। आपको ध्यान रखना है ना, किसने किया था, बेल ने किया था। थोड़ा आज टॉपिक डाटा वाला है, घबराना मत, है ना, टेंशन नहीं लेनी है आपको, समझ में आएगा, कहीं नहीं जाएगा, हम खड़े ना, कहीं नहीं जाएगा, याद होगा, अभी होगा और इसी क्लास में होगा और इसी क्लास में कंसेप्ट क्लियर होगा। इसी क्लास से आपको याद करके ही जाना है, तो आप निश्चिंत रहो, कहीं नहीं जाएगा, पूरा भरोसा रखो, याद होगा, अभी होगा, है ना, घबराइएगा नहीं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि एक आविष्कारिका बनाई थी जिसमें विद्वान का नाम क्या था, बेल, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेल की समायोजन आविष्कारिका। इसका नाम क्या याद रखोगे मेरे दोस्तों, बेल की समायोजन आविष्कारिका। आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों, इन्होंने ये जो बनाई थी ना, इसके पीछे इनका उद्देश्य था समायोजन संबंधी कठिनाइयां जो एक व्यक्तित्व में आती हैं, कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती, उनके लिए इन्होंने एक आविष्कारिका बनाई कि क्यों व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता और कौन से व्यक्ति कितना समायोजन कर पाएंगे, इसको मापने के लिए इन्होंने एक आविष्कारिका का निर्माण किया। और आपको ही पता है कि आविष्कारिका का मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर आपको हाँ या ना में देने, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी आविष्कारिका के अंतर्गत दो प्रकार के फर्म का निर्माण किया। सीधे सीधे एकांश नहीं बताए, इन्होंने दो फर्म बताई, दो भाग बताए। एक फर्म के अंदर तो रखा आपके विद्यार्थियों को, किसको रखा दोस्तों, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को। एक फर्म जो बनाई थी उसका नाम तो क्या था, आपके विद्यार्थियों की फर्म या विद्यार्थियों का भाग। और दूसरा जो आपके बनाया था, देखो एक तो आपको स्टूडेंट का पता लगाना है क्योंकि स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो विद्यार्थी फार्म, और एक जो बनाया था उसका नाम था व्यावसायिक फार्म, जो बिजनेसमैन वाले व्यक्तियों के लिए था, व्यावसायिक फार्म, कि व्यवसायी लोगों को एडजस्ट करने के लिए और किसको एडजस्ट करने के लिए, विद्यार्थियों को एडजस्ट करने के लिए इन्होंने फार्म का क्या किया था, निर्माण किया था। तो दो भाग में इन्होंने बांटा था, एक तो विद्यार्थियों के लिए अलग और एक किसके लिए हो जाएगा, व्यवसायों के लिए अलग। आपको ध्यान रखना है, विद्यार्थियों के लिए इन्होंने 140 एकांश बनाए थे। भाई कितने एकांश बनाए थे, एकांश का मतलब सीधा सीधा समझना है, एकांश का मतलब प्रश्न, है ना। विद्यार्थियों के लिए जो इन्होंने एकांश बनाए थे वो कौन से बनाए थे, आपके 140 जो है बनाए थे, जिसके अंदर स्वास्थ्य से लेकर, घर से लेकर, परिवार से लेकर, आदि सभी चीजों से लेकर उसके अंदर क्या पूछे गए थे, आपके प्रश्न पूछे गए थे। और व्यवसायी जो बनाया गया था इसमें 140 एकांश ये तो थे जो विद्यार्थियों के लिए, उसमें 20 और एक्स्ट्रा थे, मतलब टोटल मिलाकर के एकांश की संख्या कितनी हो जाएगी, 160 एकांश आपके इस फर्म के अंतर्गत भरे गए, या 160 प्रश्न जो है आपके इस फर्म के अंतर्गत माने गए। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है, बेल की समायोजन आविष्कारिका के अंतर्गत आपको यह ध्यान रखना है कि टोटल कितने फर्म बनाए गए मेरे दोस्तों। तो इसके अंतर्गत टोटल फर्म जो बनाए गए वो कितने बनाए गए हैं, आपके दो, एक विद्यार्थी फार्म और एक कौन सा हो जाएगा, व्यावसायिक फर्म। विद्यार्थी फर्म में 140 एकांश और बाकी में कितने हो जाएंगे, आपके 140 प्लस 20 मतलब 160 एकांश। इसके बाद में केटल को और पढ़ना पड़ता है, जो अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि केटल ने 16 पीएफ प्रश्नावलियों का निर्माण किया था। वो प्रश्नावली भी एक प्रकार की आविष्कारिकाएं होती है। तो केटल की आविष्कारिका अपन ने पहले ही पढ़ ली, जब केटल का सिद्धांत पढ़ा था तब भी मैंने ये सारी चीजें समझा दी थी, तो इसको अलग से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है, एक बार अपन शुरू से लेकर के आविष्कारिकाओं, देखो बिल्कुल बिना घबराए आपको पढ़ना है। मैं 24 आवर आपके साथ में हूं, है ना। जब तक देखो हो सकता है क्लासें ऊपर नीचे आती हैं, कभी मिस हो जाती है, कुछ व्यक्तिगत कारण होते तो नहीं ले पाते, लेकिन मैं कोर्स पूरा करवाऊंगा इसी क्वालिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं 10 दिन बाद आया तो फटाफट भाग करके बच्चों का कोर्स कंप्लीट करा दूं, नहीं, गुणवत्ता के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बाकी आप टेलीग्राम से मुझसे जुड़े हुए हो, यूट्यूब से तो आप जुड़े हुए हुई हो, है ना, उसके साथ में टेलीग्राम पेज के ऊपर कोई भी समस्याएं है,
कुछ भी समस्याएं आपको यदि ऐसा कुछ भी लगता है तो आपको 1% भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने नंबर पहले ही लिख रखे हैं, लगभग सभी बच्चे मेरे साथ में व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं। आपको साइकोलॉजी में 1% घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत समाधान जो है मैं आपको इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर दे रहा हूं, सभी बच्चों के पास में है। चैनल के जो नीचे डिटेल्स लिखी होती है उसमें भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी पढ़ाई को लेकर के कुछ भी कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, हमेशा आपके लिए तैयार है, आपको जवाब मिलेगा। बस शर्त ये कि मनोविज्ञान में परीक्षा में ऐसी दहाड़ मार के आना कि हमें बाहर आकर के गर्व हो कि हाँ हम कन्हैया सर से पढ़ के गए थे और आज सिंगल प्रश्न जो है हमारे गलत नहीं हो रहा है। बस इतना कर देना, बस काफी हो जाएगा। बाकी पूरा जो है वो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम कर देंगे कि कैसा बेहतरीन करना है और कैसे बेहतरीन नहीं करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिएगा, मैं वापस आपको वहां पे लेकर के जाता हूं और आपको ये ध्यान रखना है कि मैं आपको वापस एक बार आविष्कारिकाओं को जो है मैं रिविजन्स करवा देता हूं। मैंने आपको शुरू से पढ़ाया था, वो मैंने पढ़ाया था कि दोस्तों व्यक्तित्व को मापने के 3 तरीके यहां पे बताए गए। एक आविष्कारिका जिसके अंतर्गत प्रश्न हां या ना में पूछे जाएंगे। दूसरा, प्रक्षेपी विधियों द्वारा मापन किया जाएगा जिसमें इनडायरेक्टली पता लगाया जाएगा परोक्ष रूप से। फिर अप्रक्षेपी विधियां जिसके अंदर सीधा सीधा मापन किया जाएगा। अब देखिएगा, सबसे पहले हमने आविष्कारिकाओं को पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा यह प्राचीन तरीका है मापने का, व्यक्तित्व मापने का, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हां या ना में। पहली आविष्कारिका का निर्माण किया था वुडवर्थ ने, और वुडवर्थ की आविष्कारिका का जो नाम था, सबसे पहली आविष्कारिका बनाई थी वुडवर्थ ने, उसका नाम था वुडवर्थ पर्सनल डाटा इन्वेंट्री, जिसके अंतर्गत 116 प्रश्नों को क्या किया गया था, आपके ऐड किया गया था। उसके बाद में आती है आपकी आविष्कारिका दूसरी, जिसका नाम था MMPI, है ना, माइनोसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। इसका निर्माण किया था हाथवे और मैकिन्ले ने, जिसके अंदर प्रश्नों की संख्या कितनी रखी, 550 रखी। लेकिन इसमें विकल्प 3 दिए गए, हां में भी उत्तर दे सकते हो, ना में भी दे सकते हो, यहां ज्ञात नहीं उसको भी आप क्लिक कर सकते हो। बाकी जनरली आविष्कारिकाओं के अंतर्गत हां या ना में आपको उत्तर देने होते हैं। फिर इसी MMPI को संशोधन किया, जिसमें 4-5 नाम है, केमर, टेलगेन, डास्ट्रोम, ग्राम और बुचर वगैरह। इनके नाम याद न रहे कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना MMPI-2 का निर्माण जब किया गया था, उसके अंतर्गत एकांश 550 की जगह पर कितने हो गए थे, आपके 567 हो गए थे। आपको ध्यान रखना, इसमें टोटल 13 मापनियां बनाई गई थी, जिसमें 10 मापनियों का निर्माण 13 मापनियां बनाई गई, जिसमें 9 का निर्माण नैदानिक परीक्षण के लिए, 3 जो है वैधता को मापने के लिए, 10, 11, 12 और 1 आपके सामान्य परीक्षण के लिए बनाई गई थी। आपको ध्यान रखना है, यहां पे ध्यान रखना है कि MMPI-2 के अंदर वयस्कों के लिए अलग मापनियां थी और किशोरों के लिए अलग थी। किशोरों वाले को MMPI-1 कहा जाता था, यह भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में MMPI-2 के अंतर्गत कितने एकांश है जिसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पुराने बने हुए तो जो प्रश्न बहुत ज्यादा गरीब हो गए या कमजोर हो गए, उन एकांशों को हटा दिया जाता है। तो वर्तमान में कितने एकांश है जिसका प्रयोग किया जा रहा है, तो 74 एकांश से आपको यह ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि इस MMPI के आधार पर प्रोफेसर मलिक और जोशी ने मिलकर के एक परीक्षण बनाया था, जिसका नाम था JMPI, यानी कि जोधपुर मल्टीफेजिंग पर्सनालिटी इन्वेंट्री या पर्सनालिटी टेस्ट का निर्माण किया गया था, जो MMPI-2 के आधार पर था। यह आपको याद रखना है, राजस्थान के संदर्भ में है तो कभी एग्जाम में पूछ ले। तीसरी बनाई थी बेल ने, जो समायोजन पर आधारित आविष्कारिका थी कि क्यों व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है, इसके लिए इस आविष्कारिका का निर्माण किया गया था। इसमें टोटल 2 फॉर्म बनाए गए थे, एक विद्यार्थियों के लिए, एक व्यवसायों के लिए। विद्यार्थी फॉर्म में 140 एकांश थे आपके, और आपके व्यवसायिक में 140 ये विद्यार्थियों वाले थे और 20 और एक्स्ट्रा थे, तो टोटल मिलाकर के इसमें एकांश कितने हो जाएंगे, 60। और इसके बाद में अंतिम में पढ़ी जाती है आपके केटल को, और केटल वाली मैंने आविष्कारिका आपको पहले ही पढ़ा दी जब मैं आपको केटल को पढ़ा रहा था, या जब मैंने आपको केटल को समझाया था। कोई बात नहीं, है ना, मैं तो आज सोच करके आया था कि आज पौन घंटे की क्लास में मैं प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियां सारी पढ़ा दूंगा। कोई बात नहीं, आविष्कारिकाएं आ गई और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस आविष्कारिकाओं में यदि भाग गया तो बच्चे इस आविष्कारिका को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि हर टीचर इसको ऐसे ही पढ़ाता है। बस इतना सा याद रख लो, पहली आविष्कारिका का निर्माण वुडवर्थ ने किया था। इसमें हाँ या ना से प्रश्न दिए जाते हैं। कोई आपको MMPI-1, MMPI-2, बेल समायोजन या अपने JMPI, जितना डिटेल से अपने आविष्कारिका को जाना, इतना डिटेल से आविष्कारिका को कोई नहीं पढ़ाता, जबकि इसका ध्यान रखना जरूरी है। आजकल परीक्षाओं में कोई पता नहीं चलता है कि कहां
से उठा करके प्रश्न दे दे तो हमें अपनी तैयारी को मजबूत रखना होगा। आशा करते हैं कि आपको आविष्कारिका बहुत अच्छी समझ में आई, और आई हो तो दमादम कमेंट करके बता देना शानदार तरीके से कि वाकई में आविष्कारिका आपके दिमाग के ऊपर छपी है या नहीं छपी, और छप गई हो तो बिल्कुल तैयार रहना। कल अपन पढ़ेंगे प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियों के बारे में जानकारी। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसा मुझे आशा है, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।